सर मैं आज आपसे ये पूछना चाह रही थी, ये जो हमारे कौल व फ़िल में तज़ाद होता है, जैसे हम नज़र आते हैं वैसे हम होते नहीं हैं। Exactly. बहुत ज़्यादा मुनाफ़क़त या इसे मुलम्माकारी कह सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी से कैसे ख़त्म हो सकता है? सोसाइटी से हम बाद में ख़त्म कर लेंगे, पहले अपने अंदर से ख़त्म कर लें। वाह, क्या बात। खूबसूरत बात की है, पहले अपने अंदर ही झांकना चाहिए। हमारा फेवरेट जो दूसरे पे फतवा होता है ना, वो ये होता है तुम बड़े मुनाफिक हो। हाँ जी। मैं खुद कितना बड़ा मुनाफिक हूँ इस पर गौर करने की मुझे फुर्सत ही नहीं होती कभी। बड़ी अजीब बात है। फिर हम कहते हैं कि इसके दो चेहरे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में हर एक के दो चेहरे होते हैं, हर एक के दो चेहरे होते हैं। बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे होंगे जिनका एक चेहरा होगा। हम सब के एक चेहरा किसी का नहीं है, एटलीस्ट किसी का 1.25 है, किसी का 1.50 है, 1.5 चेहरा है, किसी का 1.25 चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा किसी का नहीं है। एक चेहरे का मतलब है जैसा वो सोचता है, जैसा करता नहीं है, जैसा वो सोचता है वो वैसा ही नजर आता है, वो नजर भी वैसा आता है। कितने लोग होंगे जो उस मेयार पे पूरा उतरते होंगे कि वो एक चेहरे वाले। एक चेहरे का होने के लिए आपको बड़ी नफ्स को मारना पड़ता है, बहुत मुश्किल नफ्स को मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। असल में ये वही फर्क है जो हम कहते हैं ना, जैसा दिखते हैं वही अगर हम फर्क ज़हन में बिठा लें, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में, शख्सियत और किरदार में, जो हमारा नजर आता है लोगों को, दैट इज पर्सनैलिटी। वो आपका क्या है? वो हाँ पर्सनैलिटी है। वो आपकी शख्सियत है जो आपको दूसरों को नजर आती है। जो दूसरों को नजर नहीं आती, जो आपके अंदर झांकने से नजर आता है, वो किरदार है, कैरेक्टर है। जिसका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में फर्क कम है, जाहिर है उसका एक चेहरा है। या फर्क नहीं है। ये बहुत कम लोग होंगे कि जिनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में जीरो फर्क होगा। लेकिन देखे ना, मैं अपनी तन्हाई में बड़ा साफ सुथरा और बड़ा पैंट कोट 3 पीस पहन के बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंदर लातादाद मुनाफिकतें हैं, लातादाद गलत बातें हैं, तो मेरा कैरेक्टर मेरी पर्सनैलिटी का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि या तो आप अपना कैरेक्टर बदल लें, उसको पर्सनालिटी के मुताबिक कर लें, या अपनी पर्सनालिटी बदल लें, उसको अपने कैरेक्टर के मुताबिक करें। अब देख लें, आप जज करें कि आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी है या आपका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है। जो ज़्यादा अच्छा है वो वही रखें, जो आपका कमज़ोर है उसको उसके मुताबिक कर लें। तो मेरा ख्याल है कि आम तौर पे हमारा कैरेक्टर जो है वो पर्सनालिटी का साथ नहीं दे रहा, तो परसोना हमारा बहुत बड़ा होता है। परसोने का मतलब भी, परसोना का मतलब ही है कि नजर आना दूसरों के लिए। तो हम पहनते थे ना, नकाब पहनते थे, उसको परसोना कहते थे ना। तो परसोना हमारा जो दूसरों को नजर आता है, पर्सनालिटी है वो है जो दूसरों को नजर आती है। कैरेक्टर आप अपना देखते हैं। तो अगर आप पर्सनालिटी और कैरेक्टर को आपस में मर्ज कर लें और एक दूसरे के करीब ले आएं, दोनों को खींच के, तो फिर एक चेहरा हो सकता है हमारा। एक चेहरा तो फिर भी नहीं हो सकता, कोशिश की जाए तो 1 तो खैर फिर भी नहीं हो सकता, चले 1.25 हो जाए। हाँ, बिल्कुल 1.50 से तो कम होना चाहिए ना, कम से कम एक अच्छे इंसान को। इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं मिलता, इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं मिलता, कब से मैं नकाबों की तहें खोल रहा हूँ। सर इसी पे मैं भी एक शेर फेंकूं? फेंक दो। चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। हाय हाय। तो सर मैं अपने आप को कैसे रोकूं, क्योंकि मेरे अंदर का शायर फुड़क फुड़क के बाहर आ रहा है। फुड़का डाले फिर शायरी आप अपनी। शायर कहता है कि जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। वाह वाह, बहुत। देश का माजी, देश बुक का बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है और लोग बड़े शौक से देखते हैं और अपने माजी को याद करते हैं। सर मौसम गर्मा की आमद है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना उन मशरूबात को याद कर लिया जाए जो कि वक्त के साथ साथ मादूम होते जा रहे हैं। उसमें एक है खुश्क लस्सी। यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। वो मादूम हो चुकी है हमारे कई इलाकों में, बट केपी में उसको आज भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। उसको गोबन या कुरत कहते हैं, यानी लस्सी को खुश्क करके रख लेते हैं, उसको बाद में इस्तेमाल। लस्सी को खुश्क कैसे करते हैं? खुश्क उसको जैसे लस्सी को किसी जगह पे गिरा देते हैं, फैला देते हैं, फिर खुश्क हो जाती है। खुश्क नहीं हो तो गंदी हो जाएगी सर। बात तो काबिल नहीं, बाकी मुझे नहीं पता। नहीं, उसको ना उसको छान लेते हैं, उसका पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, कपड़े के थ्रू, और जो सॉलिड होता है वो रह जाता है, फिर उसको धूप में खुश्क कर लेते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी लस्सी का दोबारा पेड़ा बना लेते हैं। यस, जो बचता है। बिल्कुल ठीक है, पानी निकाल दिया। पहले पानी डालते ही क्यों है वैसे? लस्सी बाद में निकालना है। अच्छा, ऐसे कैसे मैं भी यही सोच रही थी। नहीं तो अच्छा, बाद में पेड़ा बन जाता है। बाद में पेड़ा बन पेड़ा वो जो बन जाता है वो कंडेंस्ड
लस्सी है एक तरह से। Yes. दोबारा आप उसको पानी में डालें में और लस्सी बना लें। दोबारा हो जाए, उसको खा भी सकते हैं आप, कच्चा खा सकते हैं, बड़ी मजे की होती है। अच्छा। बहुत मजे की होती है। तो उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं कि वो खराब ना हो, कुछ चीज़ बस वो डालते हैं रखते हैं, नहीं, धूप में पहले उसको सॉलिड करना है। अच्छा। उसके बाद उसको नॉर्मल रखते हैं। सर उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, अलमारी में रखना पड़ता है, खुले में रखना पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि आपके बहन भाई कितनी चोर तबीयत के मालिक। सीरियसली पूछ रही हूँ मैं। फ्रिज और इसका जिक्र किया है तो याद है माजी में मैं एक और हवाले से चला गया हूँ कि पहले वक्तों में घरों में जब फ्रिज नहीं होता था तो डोली हुआ करती थी, लकड़ी की डोली, yes. और उसके सामने जाली लगी होती थी। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, 3-4 खाने होते थे। हाँ। किसी में फल रखते थे, किसी में सब्जी रखते थे, और वो आम तौर पे उस वक्त ये भी होता था कि मौसम से भी बचाना है चीज़ों को, मच्छरों से भी बचाना है, बिल्ली से भी बचाना है, दूध उसमें रखते थे, हर चीज़ को ढक के रखते थे इस अंदाज में कि एक चीज़ की जो फ्रेगरेंस है या जो एरोमा है वो दूसरे में ना शामिल हो जाए। जैसे खरबूजे रखते हैं तो पूरे फ्रिज में खरबूजों की स्मेल आ जाती है। उससे भी बचाने के टोटके होते थे, डोलियों में रखे जाते थे। सर बचपन के हवाले से एक मेरी बड़ी खूबसूरत याद है, दूध सोडे के हवाले से। वैसे तो अभी भी बनता है, रमज़ान में नॉर्मली बनता है, लेकिन पहले माएँ दोपहर में दूध सोडा बनाती थी और सब बच्चों को पिलाती थी। वो इज्तिमाई दूध सोडा होता था बच्चों डोल के लिए, में या बाल्टी में। डोल या बाल्टी में। अच्छा, बाज घरों में दूध सोडा बनाती थी माएँ, बाज जगह शक्कर कोला। हाँ। सिंपल, यानी गर्मी से बचने के लिए शक्कर घोल के पानी में वो बच्चों को पिलाई जाती थी। वो भी अब नहीं माएँ पिलाती। हाँ, नहीं पिलाती, सही बात। और नीम के माएँ पत्तों सिर्फ का, अब डांट ही पिलाती हैं बच्चों को। और सर नीम के पत्तों का मशरूब बनता था जो कि अब बिल्कुल वैनिश है। अच्छा, वो गर्मी से बचाव से ज्यादा बीमारियों से बचाव का तरीका होता था। ये जो नीम का पानी पीते थे, पिलाते थे, वो ये दाने, फिंसियाँ या जिल्द के मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए माएँ पिलाया करती थी। जाहिर है नीम का पानी जो है मज़े से तो बच्चे नहीं पी सकते ना, नीम का पानी दूध सोडा की तरह तो है नहीं। सर पहले सिकंजबीन मेहमानों को बड़ी पिलाई जाती थी, अभी तो हम फौरी कोलास का ऑर्डर कर देते हैं कि जी पियो। और उस पे ये भी होता था कि कौन कितनी मजे की बनाता है, इसका टेस्ट में भी होता था कि सुगड़पन का अंदाजा खातून के Exactly. लगाया जाता था कि स्कंजबीन कौन अच्छी बनाती है। पहले इस तरह की मशरूबात से आपका कलेजा ठंडा हो जाता था, और आजकल लोगों को मुसीबत में देख के कलेजा ठंडा होता है। अच्छा, कलेजा ठंडा करने की बात है, जिन माओं का कलेजा जो है वो दूध सोडे से ठंडा नहीं होता था ना, अपने बच्चों को पिला के, वो कांजी तक जाया करती थी। अब कांजी जरा मुश्किल से बनती थी। सर घरों में तो कांजी बनाते नहीं, क्यों तरद्दुद करना ना पड़े, लेकिन बाजारों में आपको कहीं कहीं मिल जाती है। लेकिन जो बाजारों में कांजी मिलती है ना, वो उसमें काली गाजर का असर भी खत्म हो चुका होता है। जिस तरह वो सूप नहीं बेचते, हाँ, उस तरह मुर्गा ही ऊपर अलामती तौर पर लटकाया होता है कि इसके परदादा को ज़िबा करके इसमें डाला गया था, एक अदद मोटी इसमें। इसी तरह कांजी है ना, उसमें ताज़ा काली गाजर होती है ना राई के दाने होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पहले के 1 साल पहले जब बनाया होता है उसने, उस वक्त ये दोनों चीज़ें पाई जाती होंगी। उसके बाद सिर्फ आवाज़ों के जोर पे बेचता है वो। सर आवाजों के जोर पे एक और गर्मियों का मशरूब बिकता है, सरदाई। सरदाई, हाँ। यानी कि आप यहाँ से अगर ओकाड़ा जा रहे हो तो रास्ते में आपको 10 टेंट नजर आएंगे, कन्नातें लगी हुई, और खालिस सरदाई, और पता नहीं केड़ी केड़ी सरदाई लिखते हैं। हाँ जी। वो भी इसी तरह ही होता है, सिर्फ चीजें जो डालने का दावा किया होता है वो सिर्फ सुंगाई होती हैं, पानी को करीब से गुजारी होती हैं। और हर सरदाई फरोश ने अपने तंबू कनातों के ऊपर झंडे ऐसे लगाए होते हैं जैसे यहाँ पे G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज की खबर तबसरे के लिए सुनाई देती हूँ। मेरी शादी कराओ। अपने अब्बू से कहो। सर सुन तो लें, ये किसका मुतालबा है। मेरी शादी कराओ सिंध के शहर भिट शाह का 45 साला शख्स बिजली के हाई वोल्टेज खंबे पर चढ़ गया। रेस्क्यू टीम ने शादी कराने के वादे पर मुश्किल से नीचे उतारा। अंदरून सिंध में जितनी जितनी देर के लिए बेचारी बिजली आती है तो ये एहतजाज का तरीका बड़ा सेफ है। अच्छा। हाँ, आप 24 में से 29 घंटों का इंतखाब कर लें जब बिजली नहीं आ रही होती। नहीं, वैसे ये बंदा बड़ा नाशुक्रा लग रहा है। चलें लेट सपोज इसकी शादी हो भी जाती है, फिर आगे जाके इन फ्यूचर बीवी से तंग आके इसने फिर इसी पोल पे चढ़ना है। लाला, शादी से पहले भी बिजली के झटके हैं, शादी के बाद भी। शादी से पहले 500 केवी के और शादी के बाद 20,000 केवी हाई वोल्टेज। सर खंभों पे चढ़ के अपनी बात मनवाने का रुझान इतना आम हो गया है, मुझे तो लगता है अब रेस्क्यू वालों ने 7 रिश्तों की एल्बम भी रखी हो। सर ये बताइए कि ये खंबा कहाँ पाया जाता है? लाला जी जरूर है, प्लान बना लो, बस एक ख्याल रखना कि बिजली तत्ती तत्ती पूरी पूरी तो ठोक के आंदी हो। सर आपको पता है अब नए हुर्मस पाकिस्तान में भी है। कहाँ? यहाँ सोशल मीडिया पे भी है, देखिए जरा।
अच्छा, वो गेट बहुत वो पानी खड़ा है तो वो गेट से झूले लेके पार कर रहे हैं। वाह वाह। और क्यों देखें कितने आराम से लगी हुई है। ये भाई साहब जो पार करा रहे हैं ये पैसे जरूर लेते होंगे। मुझे लगता है कि ईरान ने भी इसी शख्स से आइडिया लिया है कि वहां पे $1 फी बैरल महसूल लगा दिया जाए। और सर दुआ करें ये पाकिस्तान में बिजनेस ना बन जाए। सर वैसे घर घर ये टैक्स लगा हुआ है, आप गौर नहीं करते। आप जब घर लेट जाते हैं तो आपकी बीवी कोई ना कोई महसूल वसूल करके ही गेट खोलती है।